चलिए तो मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं, उस पीडीएफ की मदद से हम आपको डिफाइन कराती, क्योंकि ये नोट्स वाला पीडीएफ मैं आपको शेयर कर चुका हूं, जो भी नोट्स हैं हमने आपको शेयर कर रखे थे, तो उसी से हम समझेंगे और आगे का स्ट्रक्चर बनाएंगे और टर्म को भी डिफाइन करते हुए जाएं। लिखना नहीं है आपको, काफी स्टूडेंट लिखते हैं साथ साथ में, अभी लिखना नहीं। ये पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है, इस पीडीएफ को देखकर बाद में लिख लेना, जब जो पॉइंट लगे उसे लिख लेना। वैसे मैं खुद पॉइंट लिखाऊंगा जिन्हें भूलने की गुंजाइश होती है। पहला, एमएस एक्सेल आखिर होता क्या है? तो एमएस एक्सेल हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में उपलब्ध एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा है? यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल का यूज हम वर्कशीट को क्रिएट करने के लिए करते हैं और वर्कशीट में हमारा डेटा स्टोर एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसमें? टेबल फॉर्मेट के अंदर। पता था? देखा भी था कल। चलिए अब जैसे टेबल फॉर्मेट की बात आती तो वहां से पहला टर्म निकल के आता है जिसका नाम है वर्कशीट। वर्कशीट हमारा अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, जो वर्किंग एरिया है। क्या है सर? जो वर्किंग एरिया है उसे ही हम वर्कशीट कहते हैं। और वर्कशीट रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है, यानी रो एंड कॉलम से जो बना होता है उसे हम वर्कशीट, स्प्रेडशीट या फिर सीट कहते हैं। ठीक है, तीन टर्म निकल के आते हैं तीनों। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे एक्सेल में जो एरिया है जिस पर हम काम करते हैं वही वर्कशीट होती है। ठीक है, और इस सीट को इंसर्ट करना है, डिलीट करना, ऐड करना, इन सब की भी अभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम टर्म के साथ डिफाइन कर लेते हैं। चलिए अगला टर्म है वर्कबुक। वर्कबुक के आगे क्या लिख सकते हैं सर? एक्सेल की फाइल, यानी एक्सेल की जो फाइल बनती है उसे हम वर्कबुक कहते हैं। यानी वर्कबुक में मुख्य रूप से वर्कशीट या फिर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट को कंटेन किया जाता है। तो वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल। अगला टर्म है रो और अगला है कॉलम। आप सभी को याद है कि जब वर्कशीट की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई तो क्या बोला था सर? रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है हमारा वर्कशीट। अब आप नोटबुक में ये टर्म जरूर लिख लो, रो लिखो, पहले नंबर पर रो लिखो और रो के आगे लिखो नंबर। क्या लिखोगे? नंबर और हमारा हॉरिजॉन्टल। ये दो पॉइंट आप लिख लीजिए, जरूरी है इसीलिए बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल ये पॉइंट मैं बताता, जो जरूरी होंगे उन्हें हम लिखाते जाएंगे। और कॉलम के आगे क्या लिखो सर? अल्फाबेट। अल्फाबेट होते हैं ये, अल्फा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अल्फा और वर्टिकल। ये दो पॉइंट लिख लीजिए आप रो एंड कॉलम के साथ, जरूर लिखना, ये जरूरी होते हैं, नहीं तो अदरवाइज भूलोगे। चलिए रो हॉरिजॉन्टल डेटा स्टोर करना, टेबल में हमारी रो होता है, रो नंबर फॉर्म में स्टार्ट होता है, रो का स्टार्टिंग हमारा 1 है, रो को स्टार्ट करने का 1 है। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम वर्टिकल डेटा स्टोर करता है। ईच कॉलम यूनिकली नंबर, हर कॉलम का एक यूनिकली नंबर होता है। जो लेटर है, यूनिकली नंबर को हम एज अ लेटर से कंसीडर करते हैं और स्टार्ट किया जाता है विद अ लेटर ए, यानी ए से हमारा जो कॉलम होता है वो स्टार्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि चारों टर्म क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है सेल। सर सेल रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन एरिया होता है। जैसे हमारे पास क्या है, मैं यहां पर एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर देता हूं, एक ये हमारे पास छोटी है। अब ऐसे ये जो बन रही है आपकी, ये सर रो है, क्योंकि रो को हम ऐसे ही तो डिफाइन कर रहे थे कि रो हमारी ऐसी जाती है। और ये जो बन रहे हैं ना, ये हमारे क्या है सर? ये कॉलम है। और रो एंड कॉलम जहां काट रहे हैं, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला सर, इसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, इसे हम सेल कहते हैं। अब सेल के आगे क्या लिखोगे वो आप लिख लीजिए। सेल के आगे क्या लिखोगे सर? सेल और आगे लिखो एड्रेस। सेल एड्रेस लिखना और सेल एड्रेस के आगे लिखना कि कॉलम एंड कॉलम रो, ऐसे लिखो कॉलम रो। सेल एड्रेस लिखो, कॉलम रो। अब मैं सेल की डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं, जब तक आप लिखिए। सेल हमारे रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन एरिया है। ठीक है, और रो वो एरिया है जो हमारे डेटा को इनपुट करता है। मतलब जो भी हम डेटा लिखते हैं वर्कशीट के अंदर, वो
सीधा का सीधा हमारे सेल में ही जाता है। यानी मेन रूप से देखा जाए तो एक्सेल का वर्किंग एरिया सेल ही होता है, लेकिन सेल के अलावा सीट भी है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हर डेटा सेल में ही जाए, कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो विदाउट सेल जाता है, लेकिन अब वर्किंग एरिया मेन तो सेल ही माना जाएगा ना, क्योंकि इसमें ही हम डेटा को इनपुट करा रहे हैं, चाहे वो हमारा टेस्ट हो, हमारा नंबर हो, जैसा भी डेटा हो, हम डेटा को साथ में ले जाते हैं। ठीक है, तो अब एड्रेस की अगर हम बात करें तो एड्रेस का नाम मतलब होता है कि सेल का नेम, सेल का नाम दो चीजों से मिलकर बना होता है, कॉलम और रो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे कॉलम बी है और रो 5 है, तो B5 ये सेल का एड्रेस है। तो क्या हुआ, सेल का एड्रेस कॉलम और रो दोनों के नाम से, रो कॉलम नहीं, कॉलम पहले आता है रो बाद में आती है। तो ध्यान रखना, सेल का एड्रेस मतलब कॉलम रो, सेल का एड्रेस मतलब कॉलम रो। क्लियर। चलिए, तो कल हमने इंट्रोडक्शन में ये एक्सटेंशन तो देख लिए थे, इनको अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फाइल टैब की उम्मीद करता हूं कि हर एक कमांड के साथ आपने डील किया था, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स को घुमा रहा हूं, मैंने आपको जो नोट्स दिए थे ये वो विंडो है जो आपको नोट्स में प्रोवाइड करी गई थी, कल भी मैंने आपको बताई थी। अगर हम एक्सेल के ऑप्शंस की बात करें तो एक्सेल के ऑप्शन में सिर्फ हमें एक ही चीज अलग मिली थी, कैपिटलाइज नेम ऑफ द डे, नहीं ये सारे ऑप्शन मिले थे, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास नहीं था, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ द टेबल सेल, जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिलता था। ये अगेन हमने वहां पर समझा था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रूफिंग हमारा और फॉर्मूलाज यही अलग मिलता है, इनके साथ हमने डील किया था। अभी हमने सेल का एड्रेस पढ़ा था, एक बार कमेंट बॉक्स में सेल का एड्रेस किससे मिलके बना होता है एक बार कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर दीजिए। मैं बढ़ता हूं आगे सेल रेफरेंस की तरफ। सर ये क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है, पहले हम उसकी बात करें। ये लिखना नहीं है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा तब लिखना है। अभी तो आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है थोड़ा छोटा भी नजर आ रहा हो, थोड़ा फॉन्ट भी छोटा नजर आ रहा है, मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं। चलिए अब सही है। सेल रेफरेंस की बात करें, जब आप सेल एड्रेस को एक्सेल के किसी फंक्शन में प्रयोग करते हैं, मतलब सेल का जो एड्रेस होता है, अगर उस एड्रेस को अगर फंक्शन में आप यूज करें, तब उस सेल एड्रेस को उस फंक्शन का सेल रेफरेंस कहा जाता है। समझ गए? यानी सेल के एड्रेस को अगर आपने फंक्शन में यूज किया तो जो यूज होने वाला एड्रेस है उसे हम रेफरेंस एड्रेस कहते हैं। सेल रेफरेंस एड्रेस, बात एक ही है। सर कॉलम रो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम रेफरेंस की बात करें तो 3 रेफरेंस होते हैं, सेल रेफरेंस 3 होते हैं। तीनों के नाम 1 बाय 1 लिख लीजिए, तीनों के नाम 1 बाय 1 लिख दीजिए। पहले मैं तीनों को एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको लिखाता हूं, फिर मैं आपको लिखाऊंगा कि आप कैसे लिखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, पहला एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव, तीसरा मिक्स्ड और चौथा है हमारा, सॉरी चौथा नहीं, 3 ही है। पहले हम बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस एड्रेस की। पहले आप सुनिएगा, लिखाऊंगा अभी मैं, पहले तीनों का नाम लिख लीजिए, क्या डेफिनेशन करनी पहले हम समझ लेते हैं। देखो, सेल रेफरेंस एड्रेस $साइन का उपयोग नहीं किया जाता, यानी वो रेफरेंस एड्रेस जिसमें $साइन नहीं होता उसे हम रिलेटिव रेफरेंस एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव रेफरेंस एड्रेस कहते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस सेल के रेफरेंस में कॉलम और रो परिवर्तित हो सकते हैं, चेंज होते हैं। कैसे चलेंगे आगे समझते जाएंगे। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट की, वापस आते हैं एब्सोल्यूट की। ठीक है, एब्सोल्यूट, इस प्रकार के सेल रेफरेंस में कॉलम और रो दोनों के नाम के पहले डॉलर लगता है। क्या लगता है? डॉलर लगता है। यानी सेल एड्रेस के रो एंड कॉलम के नाम के पहले और दोनों के नाम के पहले अगर डॉलर लगे तो इसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट रेफरेंस एड्रेस है, एब्सोल्यूट
सेल रेफरेंस एड्रेस है, यानी डॉलर मतलब रेफरेंस को डिफाइन करता है, डॉलर मतलब रेफरेंस को डिफाइन करता है। आगे जाएं, जो हमें ये बताता है कि रेफरेंस अपरिवर्तित, रेफरेंस चेंज नहीं होगा, किसी भी रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए हमें कीबोर्ड पर F4 की को प्रेस करना होगा। यानी अगर हमने सेल एड्रेस लिख लिया, जैसे ही हम F4 की प्रेस करेंगे तो हमारा वो एड्रेस सेल रेफरेंस में बदल जाएगा। और कौन से में सर? एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट की पहचान क्या है सर? सेल की एड्रेस के नाम के पहले डॉलर लगता है, कॉलम के पहले और दोनों के नाम के पहले लगता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में फंक्शन वाले सेल C2 में दूसरे सेल A2 और B2 में कॉपी किया जाता है, क्योंकि इस फंक्शन में एब्सोल्यूट रेफरेंस एड्रेस का उपयोग किया गया है, तो इसीलिए दूसरे सेल A2 और B2 का सम कैलकुलेट करेगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब एक बार में अब जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उनको नोट डाउन करिए। देखो हमने क्या पढ़ रखा है सर? हमने पढ़ रखा रिलेटिव के अंदर सर नॉट यूज, क्या लिखोगे? नॉट यूज डॉलर साइन, यूज्ड डॉलर, ठीक है, डॉलर डैश करके लिखो बोथ। बोथ कैसे? कॉलम एंड रो। मिक्स्ड का कैसे लिखोगे सर? यूज्ड डॉलर, दोनों में से कोई एक, दोनों में से किसी एक के साथ, किसी एक के साथ ये मिक्स्ड एड्रेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अब दोनों का मैं लिखा देता हूं। ये हमने डेफिनेशन लिख ली, इतना आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, जो आपके पास है इतना ही लिखना है। जैसे अगर मैं बात करूं मिक्स्ड का, तो जैसे मिक्स्ड में अगर जैसे $B है, $B5 है, तो ये मिक्स्ड है, यानी डॉलर साइन लगता है मिक्स्ड में, लेकिन किसी एक के पहले लग जाता, दोनों के नहीं, किसी भी, चाहे वो कॉलम के लगे चाहे हमारे रो के लगे, अगर किसी एक के नाम के पहले डॉलर लगा है तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। और एब्सोल्यूट क्या है सर? डॉलर हमारा रो के नाम के पहले और कॉलम दोनों के नाम के पहले जो डॉलर लगता है उसे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं रिलेटिव की। तो रिलेटिव में कोई भी हमारा एड्रेस नहीं, मतलब डॉलर साइन नहीं आता। इसका एग्जाम्पल बताइए। देखो रिलेटिव का मैं एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज दैट आपने जैसे, अगर मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूं, प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा रिलेटिव का कैसे यूज किया जाता है, रिलेटिव का कैसे यूज करते हैं, वो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं। जस्ट वेट करिएगा, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि रिलेटिव का प्रैक्टिकल जरूरी हो जाता है। चलिए, जैसे सपोज दैट मैंने यहां पर, ध्यान से देखना, सपोज दैट मैंने यहां पर जैसे इक्वल टू लगाया और मैंने यहां पर सम किया, मैंने क्या किया? सम किया, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया? इन दोनों को ऐड कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, अब क्या किया? देखो ध्यान में, क्या अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आपको चीजें नजर आएंगी। क्लिक करते क्या, अगर यहाँ पे आप ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो सम है, सम किस में है सर? ये B3 एड्रेस में, B3 रो सेल में। अब B3 में हमने क्या किया है सर? B1 और B2 दोनों को ऐड किया, यानी इस B1 को और इस B2 को दोनों को ऐड किया है। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूं। अब मैं क्या करता हूं? इसको कॉपी करता हूं। इस सेल रेफरेंस को मैंने क्या किया? मैं कॉपी करता हूं। देखो मैंने यहाँ पे किया कॉपी, और कॉपी करने पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखना यहाँ पर सेल का जो फंक्शन एड्रेस वो चेंज हो गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एड्रेस है वो चेंज हो गया। देखो सम यहाँ पे क्या आया सर? D1 और D2 आया। पूछो कैसे? यही वो रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस एड्रेस है। अब पूछो कैसे आया? ये ऐसे आया। देखो
B1 ये हमारा B3 था, B3 के रेफरेंस में हमने B1 और B2 को ऐड किया है, उसी प्रकार D3 के रेफरेंस में क्या होगा सर, D1 और D2 होगा। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस एड्रेस, जो कि चेंज हो जाता है जब हम दूसरी जगह ले जाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा एब्सोल्यूट चेंज नहीं होता। वहीं अगर मैं ध्यान देखो, एब्सोल्यूट चेंज नहीं होगा, उसका कैसे करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास सम था, ये हमारे पास सम था, मैं क्या करता हूं इस $B1 को रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट कर, आप सभी को पता है, मैंने अभी बताया था कि जब हम किसी एड्रेस को रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो F4 की को प्रेस कर दो, तो दोनों के नाम के पहले देखो डॉलर लग गया, तो ये कौन सा एड्रेस हो गया सर, एब्सोल्यूट रेफरेंस एड्रेस हो गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहां पर कॉपी करता हूं, अब मैंने कॉपी किया, अब मैंने इसको कॉपी किया और मैं कहां पर, मैं इस C1 में करता हूं पेस्ट, मैंने C1 में पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही C1 में डबल क्लिक करूंगा तो आप खुद ही देख पाएंगे कि यहां पर क्या हो रहा है सर, हमारा B1 तो वही है, B1 चेंज हुआ, आप बोलोगे नहीं हुआ, हाँ C2 हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर B2 था, लेकिन B2 था जो B2 वो हमारा रिलेटिव था, तो ये चेंज होगा। रिलेटिव को जब एक सेल से दूसरी जगह हम पेस्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट हमारा चेंज नहीं होता। वही आपने देखा, यही डिफरेंस है एब्सोल्यूट और हमारे रिलेटिव रेफरेंस एड्रेस के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अब मिक्स्ड की बात करें तो किसी एक के नाम के पहले लगता है, किसी एक के नाम के पहले लगता है, ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाएगा, फिर भी मैं करके बता देता हूं आपको कि कैसे। भाई देखो जैसे ये है, इसके साथ मैं F4 की प्रेस करूं तो डॉलर साइन होगा, फिर F4 की को प्रेस करूं तो आप देख रहे हैं कि रो के साथ डॉलर लग गया। आपने देखा कि रो के साथ डॉलर लग गया, तो रो के साथ डॉलर लग गया, नहीं रो चेंज, देखो जिसके साथ डॉलर लगा वो चेंज नहीं होगा, जिसके साथ डॉलर लगा वो चेंज नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसे कॉपी करता हूं, मैं क्या करता हूं, इसे कॉपी करता हूं। अब कॉपी करने, देखो मैं इंटर कर दूं पहले, फिर मैंने किया इसे कॉपी, मैंने किया कॉपी, और मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर पेस्ट करता हूं ई में जाके, या फिर मैं हाँ ई में ही पेस्ट कर देता, ई में मैंने पेस्ट कर दिया। अब ई में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ई में क्या नजर आ रहा है, देखो ई में सर आपका B1 तो फिक्स है, आपका B1 फिक्स है, लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो E और 2 आ रहा है, E2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, जबकि आपने तो सर एब्सोल्यूट लगाया था। मैंने एब्सोल्यूट नहीं लगाया था, मैंने मिक्स्ड लगाया था। मैंने क्या लगाया था, मिक्स्ड लगाया था। मिक्स में क्या होता है, जैसे आपने डॉलर लगाया था रो के साथ, कॉलम के साथ तो कोई डॉलर नहीं लगाया, तो कॉलम चेंज हुआ। हमने कॉपी किया था किसको, $2 को, तो 2 चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा रो चेंज होगा, सॉरी कॉलम चेंज होगा, तो कॉलम बी की जगह ई आ गया, ध्यान रहे। तो ये चीज होती है हमारी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है लेकिन है बहुत अच्छा, ठीक है, कभी फंसने की उम्मीद है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये की पॉइंट ही याद करनी जो मैंने आपको तीनों बताए थे, ठीक है, ये तीनों आपको बताए थे। अब जिसमें यूज नहीं होता वो चेंज कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहते हो रिलेटिव का, तो जो मैं जैसे सबका लिखा रिलेटिव का, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना तो वो भी लिख सकते हो। कैसे, जैसे अगर आपने A3 में आपने क्या किया, A1 प्लस A2 को प्लस किया, और वहीं अगर आप C3 में करोगे तो C3 में क्या होगा सर, C1 प्लस C2 होगा। तो आप एग्जाम्पल में डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। बाकी क्लिपबोर्ड हम उतनी चर्चा नहीं करेंगे, हम क्लिपबोर्ड क्योंकि हमें पेस्ट स्पेशल को अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम पहले टर्म पर आ रहे हैं, पहले हम टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फॉर्मेट सेल, ठीक है, आगे चर्चा करेंगे फॉर्मेट सेल की, अभी हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चलिए अलाइनमेंट और देख लीजिए आप, अलाइनमेंट वैसे मैंने कल आपको बताए थे। अलाइनमेंट की अगर हम बात करें, ये आप और लिख लीजिए, एक्सेल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट आप लिख लीजिए। अलाइनमेंट के हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक तो वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में हमारे कौन कौन से सर, टॉप है, मिडिल है, बॉटम है। बॉटम हमारा डिफॉल्ट होता है इस वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो लेफ्ट, सेंटर, राइट रहता है। लेकिन डिफॉल्ट की बात करें तो मैंने कल आपको याद होगा तो मैंने आपको ऐसे सेल बनवाई थी
और इस सेल में यहाँ पर टेस्ट लिखा था और यहाँ पर नंबर लिखा था, तो वहां से हमारे डिफॉल्ट के सेट हो गए थे, वो यहाँ पर लिखे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम आगे जाएं तो रैप टेस्ट, इसे आप जरूर लिखना है, रैप टेस्ट। जैसे हमने वर्ड रैप पढ़ रखा था, अगर आपको याद हो एमएस वर्ड में वर्ड रैप था। वर्ड रैप क्या था, जैसे हम टाइपिंग करते हैं, जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते समय जैसे ही हमारा वर्ड मार्जिन से बड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में चला जाता है, ये पढ़ा था। लेकिन अगर आप सेल में कोई कंटेंट लिखते हैं, अगर कॉलम ब्रेथ से बड़ा हो, कॉलम ब्रेथ से बड़ा हो तो तुरंत वो दूसरी लाइन में चला जाए, तो इस चीज को करने के लिए हम रैप टेस्ट का यूज करते हैं। क्या लिखा है, टेस्ट को, लंबे टेस्ट को रैप करने के लिए, लंबे टेस्ट को कई लाइनें में रैप करने के लिए हम क्या करते हैं, रैप टेस्ट का यूज करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कोई, जैसे यहां पर मैं कोई भी टर्म लिखता हूं, किसी स्टूडेंट का मैं नाम लिख लेता हूं, जैसे मैं बहुत सारे लोगों का नाम लिखता हूं, सबका नाम तो जैसे सुरेश शर्मा जी लिखता हूं, शर्मा जी। अब आपने देखा ये कॉलम की हमारी ब्रेथ क्या है, कॉलम की ब्रेथ यहां तक है, लेकिन कंटेंट हमारा दूसरे कॉलम में जा रहा है, दूसरे कॉलम में जा रहा है, दूसरी सेल में जा रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था कि कॉलम की ब्रेथ से अगर कोई टेस्ट बड़ा है तो वो दूसरी लाइन में चला जाए। तो इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, रैप टेस्ट कमांड का यूज करेंगे। कहां मिलती है सर, अलाइनमेंट ग्रुप में कल हमने देखी थी रैप टेस्ट, ये रही वो रैप टेस्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने टेस्ट पर क्लिक करके इस पर क्लिक किया तो ये अगली लाइन में ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया, ये अगली लाइन में ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर हम देखना चाहते हैं, जैसे काफी प्रैक्टिकल सेशन यहां से और भी आते हैं, जैसे अगर हम बात करें इस सेल की, देखो जैसे आप इस पे कर्सर ले जाते हो, जैसे ही आप इस पे कर्सर ले जाते हो तो आपने नोटिस किया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है सर, जिस सेल पर आपका कर्सर है वो उसका बॉर्डर हाईलाइट होता है, उसका बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है, चारों तरफ का बॉर्डर हाईलाइट हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि एक्टिव सेल की पहचान क्या है, सर एक्टिव सेल की पहचान है कि उसके जो बॉर्डर हैं, चारों तरफ के बॉर्डर हैं, वो हाईलाइट होती हैं। वहीं अगर आप जैसे ही अगर आप अपना कर्सर जो हाईलाइट सेल है उसकी बॉटम में ले जाएंगे, उसके कौन से बॉटम में सर, आप बॉटम राइट की बात करेंगे, बॉटम राइट की बात करेंगे, तो यहां पर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बता देता हूं, तो आपको हो सकता है कि अच्छे से समझ में आएगा, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो साइन है ना, ये वाला मैं आपको बता देता हूं, ये जो साइन है, ये साइन है ना, ये वाला, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं। बॉटम राइट क्या है सर, बॉटम राइट में एक साइन आता है जब आप किसी सेल के साथ सिलेक्शन करते हैं, तो दो, ये साइन दो जगह आते हैं, देखो यहां पर भी आएगा। अब जब सेल रेंज के साथ आप सिलेक्शन करोगे, सेल रेंज के साथ, तब भी ऐसा साइन आता है, तब भी ऐसा साइन, जैसे आपने यहां पर सिलेक्शन किया, आपने 3-4 सेल को, तब भी आपका ये सिलेक्शन मिलेगा, तब भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं सर, इसे हम फिल हैंडल कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, ऐसे करके लिखना, लिखोगे कैसे, लिखने का भी एक तरीका होता है, आप ऐसे करके लिखना, देखो आप सेल बनाना, ऐसे सेल बनाना, ऐसे सेल बनाना, और यहां पर प्लस साइन कर दो, यहां पर क्या करोगे, यहां पर प्लस साइन कर दो, प्लस साइन, और इसे ब्रैकेट में कर दो फिल हैंडल। क्या करना है सर, फिल हैंडल कर दीजिए, ये फिल हैंडल होता है, क्या काम करता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि अभी हमें टर्म के साथ जाना है, ठीक है। अब कुछ सिंबल्स हैं जो मैं अभी लिखाने वाला हूं, कुछ सिंबल लिख लीजिए आप, एक्सेल में कुछ सिंबल होते हैं हमारे पास, उन सिंबल को मैं लिखा देता हूं, सिंबल लिखिए एक बार। चलिए, तो अभी हमने देखा, अभी हमने कौन सा देखा सर, अभी हमने डॉलर देखा। डॉलर का क्या रेफरेंस है सर, ये रेफरेंस एड्रेस को बताता है, क्या लिखेंगे सर, ये रेफरेंस एड्रेस को बताता है, ठीक है, ये साइन आप लिख लीजिए, डॉलर मतलब रेफरेंस एड्रेस। एक होता है सर इक्वल्स टू, इक्वल्स टू का साइन हम क्यों करते हैं सर, फॉर्मूला, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, या फिर फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला फंक्शन स्टार्ट करना है, फॉर्मूला फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, जब भी फॉर्मूला फंक्शन स्टार्ट करना है
तब हम इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। अगला साइन लिखिए हैज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हैज, जब भी हैज आए समझ जाना कि एरर है। किसका एरर? सर एक्सेल का एरर। क्या लिखेंगे? एक्सेल एरर को जब हम डिफाइन करते हैं तब हमें हैज के साथ जाना होता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट ऐसे साइन है, बाकी और भी होते हैं जैसे कोष्टक भी है हमारा एक्सपोनेंशियल साइन भी है, हमारा ब्रैकेट भी है। इन सब की चर्चा हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे करते चले जाएंगे, लेकिन अभी हमें इन तीनों सिंबल्स को लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों सिंबल आपने लिख लिए होंगे। डॉलर मतलब रेफरेंस एड्रेस की बात करता है, इक्वल्स टू मतलब फॉर्मूला फंक्शन स्टार्ट की बात करता है, और हैज मतलब एरर की बात करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा जो लिखना है हमें, नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमें लिखना है। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं नोट्स की गति बढ़ा देता हूं जिससे आपको क्लियर है। चलिए मर्ज और सेंटर तो आप लोग जानते हो, मर्ज का मतलब होता है मिलाना। जब हम सेल को मिलाना चाहते हैं तो मर्ज और सेंटर कमांड के साथ जाते हैं। चलिए उससे पहले हम एक बार हम इस नंबर की भी बात कर लेते हैं। आप सभी को याद हो तो अलाइनमेंट कमांड ग्रुप के बगल से हमारे पास ये नंबर था, इस नंबर में हमारा होता क्या है, इस एक बार डेफिनेशन डिफाइन, क्योंकि ये कुछ अलग नहीं है तो एक बार डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये नंबर में होता क्या है। चलिए तो नंबर बाय डिफॉल्ट ऑल सीट द ऑल फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट सेट रहता है। ठीक है, एनी टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल, ठीक है, किसी भी टाइप का आप डेटा लिखिए तो वो एंटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें डेटा की कैटेगरी डिफाइन करनी है, सर ये कैटेगरी कौन सी होती है भाई? जैसे आप नंबर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे, जैसे नंबर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके पास लिस्टिंग नजर आएगी, और इस लिस्टिंग से आपको सीधा क्या करना है, इन नंबर फॉर्मेट को हमें समझना होगा। अब ये नंबर फॉर्मेट क्या है? जैसे हम जब हमारा जर्नल रहता है तो जर्नल में हम किसी भी प्रकार का सेल में कंटेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप डेटा को चेंज करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल में पूछा जाता है कभी कभी, अगर हम जैसे डेटा को करेंसी फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, अकाउंटिंग, शॉर्ट, लॉन्ग, डेट, टाइम, परसेंटेज, अगर आपको ये सारे टर्म में डेटा दिखाना है, इसके अलावा और भी है, जैसे अगर आपको परसेंटेज दिखानी है, आपको फ्रैक्शन दिखाना है, आपको साइंटिफिक, ये साइंटिफिक क्या है, एग्जाम में पूछा गया है कि साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट के लिए हम किस कमांड का या फिर कहां पर ये मिलती है। तो साइंटिफिक का मतलब क्या है? सर ये एक्स की पावर की बात कर रहा है, मतलब ये सुपर स्क्रिप्ट जहां पर लगा है उसे हम साइंटिफिक की बात करते हैं। बाकी का टेस्ट लिखना टेस्टिंग, अगर आप अदर फॉर्मेट सेट करना चाहते हो तो अदर भी फॉर्मेट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी चॉइस है, यानी कस्टम वाइज भी सेट किया जा सकता है। तो नंबर का मतलब होता है कि हमें डेटा किस प्रकार से अपनी सेल में लिखना है, वो नंबर टैब उसकी बात करता है। ठीक है, चलिए फॉर्मेट सेल, आप एक बार फॉर्मेट सेल भी लिख लीजिए कि फॉर्मेट सेल क्या होता है। उसी टर्म में कोई डेफिनेशन को डिफाइन करने, फॉर्मेट सेल क्या है? फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल की अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो हमारे सेल में डिस्प्ले डेटा के मैनी वे, मतलब हमारे सेल में क्या लिखोगे, हमारी सेल में जो डेटा है उसको दिखाने के वे अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसे हम फॉर्मेट सेल से कर सकते हैं। और फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए देखो बड़ी इंपॉर्टेंट की है, बहुत बार रिपीट हुई है, कंट्रोल वन के साथ जाते हैं। जैसे आप कंट्रोल वन प्रेस करोगे तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आ जाता है, और इसी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आपको फॉन्ट, बॉर्डर, अलाइन, नंबर, पैटर्न और प्रोटेक्शन ये टैब मिलते हैं। यानी फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में ही आपको फॉन्ट चेंज करने की परमिशन, अलाइनमेंट, नंबर, बॉर्डर, ये सारी चीजें आपको वहीं पर मिलेंगी, वहीं पर मिलती हैं। क्लियर? आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमें चीजें मिलेंगी, जैसे फॉन्ट हमने पढ़ लिया था, बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आती है शॉर्टकट की। जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल वन से फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आता है, लेकिन जैसे हम कंट्रोल 2 करेंगे तो बोल्ट होता है, जो कि कंट्रोल बी से होता है। कंट्रोल बी से जो बोल्ट होता है, इसके अलावा आप कंट्रोल 2 से बोल्ट कर सकते हैं, कंट्रोल 3 से इटैलिक, कंट्रोल 4 से अंडरलाइन,
कंट्रोल 5 से स्ट्राइक थ्रो और कंट्रोल 9 और 0। देखो 9 से हमारी रो हाइड होती है और 0 से हमारी कॉलम हाइड होती है, कॉलम हाइड होता है। क्लियर? चलिए, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को तो हमने लिस्टिंग किया ही है, तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसे हम अगली क्लास में फॉर्मेट इनको भी, सेल को भी हमने अगली लिस्टिंग किया है, तो इसको अगेन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं इनको आगे की क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए, आगे की क्लास में पढ़ाने वाले इन सब की हम आगे की क्लास में बात करेंगे। बाकी और भी टर्म देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो मार्जिन टैब, ठीक है। कल हमने आपको बताए थे, कल आपको याद हो तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर मैंने आपको कुछ कमांड बताई थी। जैसे मार्जिन हम ऑलरेडी जानते थे, मार्जिन में हमारे वर्ड के अंदर सिर्फ 4 साइड होती थी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। लेकिन इस मार्जिन के अंदर हम हेडर और फुटर की भी सेटिंग करते हैं, हेडर और फुटर की भी सेटिंग करते हैं। तो ये भी हमने देखा था। 4 प्रकार के मार्जिन यहाँ पे डिफाइन किए गए, नॉर्मल, वाइड, नैरो एंड कस्टम मार्जिन, नॉर्मल, वाइड एंड कस्टम मार्जिन, ठीक है। आगे गए तो ओरिएंटेशन हमने दोनों पढ़ लिए थे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इसको अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। साइज की हम बात करें तो साइज में हमने पेजेस की बात करी थी, वो पेज मतलब ऑलरेडी वही पेज साइज जो एमएस वर्ड में आए थे। चलिए, तो हमने आपको प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड, टाइटल, इन 3 की डेफिनेशन आपको बताई थी कि ये 3 होते हैं। चलिए, यहाँ पर हम किताबी लैंग्वेज में भी एक बार बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है। यानी सेलेक्टेड एन एरिया ऑन अ सीट यू हैड टू लाइक प्रिंट, मतलब समझ गए। यानी आप सीट में किसी एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे आप सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं इस प्रिंट एरिया कमांड से, यही बताया था। चलिए, हो गया काम। ब्रेक्स की बात करें सर, ब्रेक्स होता है हमारा पेज ब्रिज, यानी हम अपनी सीट को नेक्स्ट पेज में जहां से हम ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक समझ रहे हैं, यानी जैसे आप ब्रेक किया तो वो जो अगला नेक्स्ट आगे आने वाली डेटा है वो अगले पेज पर जाएगा, तो उसे हम ब्रेक्स कहते हैं। पेज ब्रेक जो लगता है ना, वो यहां से आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड का मतलब है आप अपने सीट के बैकग्राउंड में कोई इमेज डालना है तो आप डाल सकते हो। प्रिंट टाइटल भी मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंट टाइटल का मतलब है कि सीट की जो हेडिंग्स हैं, सीट की जो हेडिंग्स हैं उसे हर पेज पर प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट टाइटल का यूज करते थे। लिखा भी है कि चूज रो एंड कॉलम यू वुड लाइक टू रिपीट ऑन ईच प्रिंटेड पेज, यानी आपके रो एंड कॉलम को हर पेज पर रिपीट करने के लिए हम इस प्रिंट टाइटल का यूज करते हैं। सच लेबल और हेडर, मतलब लेबल, जिनको आपने लेबल और हेडिंग बनाया है उनकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रिंट स्किल चेंज करना चाहते हैं तो वो स्किल भी चेंज हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत। अरेंज फॉरवर्ड, अगर आपने एमएस वर्ड में उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी थी, जैसे बीइंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, हो सकता है कि आपको एमएस वर्ड में अरेंज वाली जो कमांड थी उनका डेफिनेशन वहां पर नहीं मिला हो, तो उनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी थी, ठीक है। लेकिन हम इनको वर्ड में पढ़ के आए थे तो अगेन हमें जरूरत नहीं। फंक्शनल लाइब्रेरी की हम सेपरेटली बात करेंगे। अब बात करते हैं डिफाइन की। चलिए, तो इसको समझ लेते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले हमें वापस एक्सेल पर आना होगा, वापस एक्सेल की विंडो पर आना होगा। जब हमने इंटरफेस की बात की थी, जब हमने इंटरफेस की बात की तो आपको याद है क्या सर, इंटरफेस में हमारे पास ये देखो, हमारे पास 2 चीजें आई थी। ये देखो, ये क्या है सर, ये इसे हम क्या कहते हैं, ये एरिया सर इसे लिख लो नेम बॉक्स। ये एरिया क्या है, नेम बॉक्स। एक टर्म लिख लो नेम बॉक्स, इसे आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में जो आपके पास है, नेम बॉक्स। क्या लिखेंगे डेफिनेशन में सर, नेम बॉक्स सेल के एड्रेस, सो सेल एड्रेस, क्या लिखोगे, सो सेल एड्रेस, बस ऐसे लिख लो। सेल का एड्रेस जो शो करता है उसे हम नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं, आपके सीट के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। ये आपका नेम बॉक्स है। सेल के एड्रेस के साथ साथ हमारा सेल रेंज, टेबल नेम, ये सारी चीजें यहीं पर शो होती हैं, लेकिन ये नाम को दिखाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर अगला टर्म आता है नेक्स्ट, आगे फॉर्मूला बार। क्या है, फॉर्मूला बार। जैसे आप आगे जाओगे तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये वाला, इसे हम फॉर्मूला बार कहते हैं। तो अगला टर्म क्या लिखोगे,
सर फॉर्मूला बार कहाँ मिलती है सर? वैसे तो हमने पढ़ रखी है, हमारे स्टार्टिंग में तो मिल ही रही, लेकिन हमारे व्यू टैब में भी थी, कल का सेशन याद हो तो। फॉर्मूला सो द क्या लिखोगे? सो सेल कंटेंट सेल डेटा लिख लो। सो सेल डेटा एंड फॉर्मूला या फंक्शन, यानी फॉर्मूला फंक्शन या फिर सेल डेटा को शो करने के लिए इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट लिख लो, एडिट सेल कंटेंट को आप एडिट कर सकते हो यहां से, ठीक है। ये दो डेफिनेशन हो जाती है हमारे फॉर्मूला बार के लिए, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जैसे ही आप नजर दोगे अगर आप इस डेटा पर, तो सेल फॉर्मूला के आगे आपको फॉर्मूला बार के आगे आपको 3 साइन नजर आ रहे होंगे, 3। ये जो fx है, ये जो fx लिखा हुआ है, इसे हम इंसर्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं, इंसर्ट फंक्शन के नाम। अब जिन्होंने इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की पढ़ रखी थी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब यहां पर ये क्या है सर? ये जो रिजेक्ट है ये आपको कैंसल नजर आ रहा है सर, ये डिलीट की बात करता है। डिलीट की है कि कैंसल की? इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि ये करता है सर किसकी बात? मैं डेटा लिखता हूं तब आएगा सर। ये कर रहा है कैंसल और ये इंटर। हाँ जी, चलिए, तो ये साइन नजर आ गया हमें। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये डिलीट की नहीं कैंसिल की बात करता है, ये डिलीट की नहीं कैंसिल की बात करेगा, ये डिलीट नहीं कैंसिल की बात करेगा। ये राइट है ना, वो इंसर्ट की बात करता है, सो इंटर की। ये तीनों साइन जरूरी है, ठीक है। बस लिखना नहीं है, लिखना फॉर्मूला बार की डेफिनेशन है, लिखना आपको सिर्फ फॉर्मूला बार की डेफिनेशन है, इससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। चलिए आगे आए, तो आगे आने पर हमें फॉर्मूला ऑडिटिंग इनकी हम आगे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिर्फ हमें एक चीज की बात और करनी है, बस लास्ट पॉइंट रह गया है, क्योंकि इनको मैंने कल बताया था, तो मैं यहाँ पर नोट्स के माध्यम से और रिपीट करा देता हूँ जिससे आपका ओवरव्यू हो जाएगा। चलिए, वर्कबुक की व्यू की बात करें तो हमने 4 पढ़ रखे थे। नॉर्मल जो कि डिफॉल्ट होता है, पेज ब्रेक का मतलब है कि जब हम सीट को प्रिंट करेंगे तो हमारी सीट ब्रेक कहां से होगी, उसके लिए हम पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज करते हैं। और पेज लेआउट का यूज होता था सर जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा सीट कैसा दिखेगा, उसके लिए हम पेज लेआउट की बात करते थे। फॉर्मूला बार मैंने आपको बता दिया, 2 डेफिनेशन बताई थी, एक शो के लिए और दूसरा एडिट के लिए, क्लियर। फ्रीज पैन में मैंने आपको बताया था कि 2 कमांड होती हैं, फ्रीज पैन में हमारे पास 3 कमांड होती है टोटल। अब यहां पर आपको 4 नजर आ, देखो, एक तो फ्रीज पैन था, फ्रीज टॉप रो था और फर्स्ट कॉलम था। टॉप रो फर्स्ट कॉलम मैंने आपको स्पेशली बताया था कि टॉप रो फर्स्ट कॉलम का हम यूज करते हैं। यस, शिफ्ट F3 का यूज किया जाता है, ये बात पूरी तरीके से सही है। शिफ्ट F3 का यूज किया जाता है, ये बात पूरी तरीके से सही है, क्लियर। अब फ्रीज का मतलब क्या है सर? जब स्क्रॉलिंग से, क्या लिखा है, टू कीप एन एरिया ऑफ वर्कशीट टू विजुअल यू स्क्रॉल अनदर एरिया। जब आप वर्कशीट के अनदर एरिया को स्क्रॉल करते हैं तो कुछ पार्ट है वो हमें विजिबल हो, दिखाई दे, तो उसके लिए हम फ्रीज पैन का यूज करते हैं। फ्रीज, अगर आपको रो फ्रीज करनी है तो टॉप रो के साथ जाओ, अगर आपको कॉलम फ्रीज करना है तो कॉलम के साथ जाओ, वो भी कौन सा, फर्स्ट कॉलम। अगर आपको रो एंड कॉलम दोनों के साथ जाना तो आप फ्रीज पैन के साथ जा सकते हैं। अगर आपने फ्रीज लगा दिया तो अनफ्रीज भी कर सकते हैं, ये अनफ्रीज भी कमांड है। तो यहां पर हमारे एक्सेल के टर्म हो जाते हैं, यानी एक्सेल के जो टर्म है उनकी हमने चर्चा कर ली। और बाकी अगर आप एक्सेल के कुछ एक्स्ट्रा टर्म लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लो। जैसे हमने एक चीज लिखी थी अभी, फंक्शन एंड फॉर्मूला, ये टर्म भी आप लिख लीजिए, फॉर्मूला। इसे लिखो फॉर्मूला क्रिएटेड बाय यूजर, यूजर जिन्हें क्रिएट करता है
उन्हें हम फॉर्मूला कहते हैं फंक्शन प्री डिफाइन। फंक्शन क्या कहते हैं सर, प्री डिफाइन होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं, प्री डिफाइन। क्लियर? हाँ जी। तो इतने सारे टर्म निकल के आते हैं, बाकी और भी निकलेंगे, तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टर्म का एक्सप्लेनेशन हम करते जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं आज के सेशन को। हाँ जी।